गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का हम अपना पहला टॉपिक देखते हैं आज, जो कि है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो थर्ड फेज़ में निकाल दी है इसको और लॉन्च कर दिया है। और ये मोर देन 600 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको लॉन्च किया जाएगा और 300 से ज़्यादा कोर्स अवेलेबल होंगे इसमें यूथ के लिए। ठीक है, तो डिटेल्स देखते हैं इसकी। डिटेल्स में है कि 717 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको लॉन्च किया जा रहा है, 28 स्टेट्स या फिर 8 यूटीज़ में। और ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक हमारा एक स्टेप है। ठीक है, तो इसको डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म में लॉन्च किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कमेटीज़ हैं वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन को देखेंगी, और जो स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशंस हैं वो इन सब के साथ ये बहुत सारी जो डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटीज़ होंगी इनको कोऑर्डिनेट करेंगे। और जो है ऐसे ही नेशनल लेवल पर जो है वो स्टेट लेवल को देखेंगे। ठीक है, तो एक मतलब डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्मेट में ये पूरी स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और ये बहुत ज़्यादा ट्रेनी सेंट्रिक होगी, मतलब जिसको जो पर्सन ट्रेनिंग ले रहा है, जो अप्रेंटिस ट्रेनिंग ले रहा है, और लर्निंग सेंट्रिक होगी ये स्कीम बहुत ज़्यादा। और इसके अंदर कौन कौन से स्किल्स ज़्यादा सिखाने की बात कर रहे हैं? डिजिटल टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री 4.0। इंडस्ट्री 4.0 में क्या क्या आता है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, फिर जो आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो ये आजकल की जो न्यू जनरेशन वाली जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसके बारे में जो स्किल्स हैं वो सिखाने पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है इसमें, ताकि हम आत्मनिर्भर भारत और जो हमारा वोकल फॉर लोकल जो विज़न है उसको अचीव कर सकें। ठीक है, तो देख लेते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है क्या। एक आउटकम बेस्ड स्किल सर्टिफिकेशन स्कीम है जो कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, और इसमें इंडस्ट्री रेलिवेंट ट्रेनिंग दी जा रही है स्किल की। और एक इसमें एक टॉपिक है रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। अब रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग क्या होता है कि समझ लो एक कारपेंटर है। ठीक है, वो उसने कहीं पे भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली, उसने अपनी फैमिली से सीखा है या अपने फ्रेंड से सीखा है, और वो बहुत अच्छे जो है वो कारपेंटर है। लेकिन उसने वो कहीं से सीखा है, लेकिन इनफॉर्मल चैनल से सीखा है। ठीक है, तो अगर उसको वो ये इस इन कोर्सेज में एनरोल करता है, इन सर्टिफिकेशन स्कीम्स में एनरोल करता है, तो जो उसकी इनफॉर्मल जो उसकी ट्रेनिंग हुई है, जो उसने इनफॉर्मल लर्निंग ली है, उसको वो सर्टिफाइड जो है फॉर्मेट में उसको फॉर्मलाइज कर देंगे उस ट्रेनिंग उसकी स्किल को। ठीक है, तो रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग मतलब क्या होता है, जो पहले सीखा हुआ है उस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है इसमें। ठीक है, तो इनफॉर्मल लर्निंग को कन्वर्ट किया जा रहा है इसमें फॉर्मल लेवल ऑफ एजुकेशन में। ठीक है, ट्रेनिंग और असेसमेंट असेसमेंट करके ही आप रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग कर सकते हो। अगर तो आप जो इनफॉर्मल लर्निंग वाले पर्सन को स्किल आते हैं तो उसकी सिर्फ असेसमेंट होगी और उसको जो है फॉर्मलाइज कर दिया जाएगा। अगर कोई पर्सन जिसको स्किल्स नहीं आते हैं तो उसकी ट्रेनिंग होगी, फिर उसके बाद असेसमेंट के बाद उसको जो है वो फॉर्मल लेवल ऑफ एजुकेशन मिल जाएगी स्किल डेवलपमेंट में। तो ये सारा जो इसका जो फीस लग रही है, इसका जो पैसा खर्च हो रहा है वो सारा गवर्नमेंट पे करेगी। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, स्पेशल प्रोजेक्ट्स, कौशल एंड रोजगार मेला, प्लेसमेंट गाइडलाइंस, मॉनिटरिंग गाइडलाइंस, ये सारे जो हैं इसके कंपोनेंट हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, जो कि है सेक्शन 230। अब ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सेक्शन 230 के बहुत अगेंस्ट बोल रहे हैं आजकल, रादर बहुत पहले से बोल रहे हैं। और सिर्फ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं, डेमोक्रेट पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी बाई पार्टीसन जो है वो इस सेक्शन के अगेंस्ट बोलते जा रही है। ठीक है, तो अब देखते हैं ये है क्या सेक्शन। सेक्शन 230 जो है वो यूएस कम्युनिकेशंस डिसेंसी एक्ट का एक पार्ट है। और ये एक्ट जो है 1996 में ये पास किया गया था। और ये क्या करता है कि आप की जो इंटरनेट कंपनीज़ हैं उसके ऊपर जो भी कंटेंट शेयर कर रहे हैं यूज़र्स, अब आपको एग्जांपल देता हूँ कि फेसबुक पर जो आप पोस्ट करते हो, आपने कुछ फेक न्यूज़ डाली, आपने कुछ दंगा भड़काने की न्यूज़ डाली, तो उसमें फेसबुक की गलती नहीं है, वो आपकी गलती है। इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करता है सेक्शन 230। फेसबुक को पनिशमेंट से बचा रहा है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो एज अ यूज़र कि आपने उस पर जो कंटेंट शेयर किया वो आपका कंटेंट है, फेसबुक का कंटेंट नहीं है वो। ठीक है, तो उनको इंटरनेट कंपनीज को इम्यूनिटी देने के लिए ये 1996 में इस एक्ट को पास किया गया था। और जो यूज़र्स हैं उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया जा रहा था कि जो वो कमेंट्स या फिर जो भी पोस्ट डालते हैं, जो कंटेंट डाल रहे हैं, वो यूज़र उसके लिए ज़िम्मेदार है। जो कंपनी जो है, जो जो इंटरनेट प्रोवाइडर है, जो इंटरनेट कंपनीज़ हैं, वो उसके लिए लायबल नहीं है। ठीक है,
तो ऑनलाइन कंपनीज जितनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो इस चीज़ के लिए लायबल नहीं है। लेकिन इसका क्रिटिसिज्म क्यों किया जा रहा है, ठीक है, तो क्रिटिसिज्म इसलिए किया जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि 1996 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था, और 1996 में तो सोशल मीडिया जो था वो था ही नहीं। तो उस टाइम का जो लॉ है वो आजकल कितना टाइम आजकल हमारे किस आज के टाइम पे वो कितना रेलेवेंट है, तो इसके ऊपर क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। फिर जो कंजर्वेटिव जो एलिमेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि सेक्शन 230 का यूज़ करके जो ये इंटरनेट कंपनीज़ हैं, ट्विटर, फेसबुक या जो भी सोशल मीडिया कंपनीज़ हैं, वो इसका मिस यूज़ करके बायस दिखा रही हैं कंजर्वेटिव सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के अगेंस्ट, और जो लेफ़्ट लीनिंग जो पार्टीज़ हैं उनके उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच दी हुई है। लेकिन जो ये कंजर्वेटिव एलिमेंट्स हैं, जो राइट विंग ग्रुप्स हैं, उनकी जितनी भी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके ऊपर बैन लगाती हैं ये फेसबुक और ट्विटर, ये जो इंटरनेट कंपनीज़ हैं, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर सेक्शन 230 के अंदर ही इनको एम्पावर भी किया गया है कि वो जो कंटेंट उनके ऊपर आ रहा है, उनकी जो वेबसाइट्स के ऊपर या सोशल मीडिया कंपनीज़ के ऊपर जो वेबसाइट जो कंटेंट यूज़र शेयर करता है, अगर वो वॉयलेट करता है कंपनी की गाइडलाइंस को या उनके रूल्स को, तो वो कंपनीज एम्पावर हैं उन रूल्स उस कंटेंट को रिमूव करने के लिए या उसको एडिट करने के लिए, ठीक है। तो ये इसीलिए क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि सेक्शन 230 जो है वो फेसबुक या ट्विटर, जितनी भी हमारी इंटरनेट कंपनीज हैं, इन सबको आर्बिट्ररी पावर दे रहा है कि वो कोई भी कंटेंट को हटा सकते हैं जो उनको पसंद नहीं आ रहा, और बाकी जो है कंटेंट को, चाहे वो कितना भी अग्रेसिव हो, कितना भी भड़काने वाला हो, उसको फ्री स्पीच कह के वो मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा कंटेंट जो है वो असल में फ्री स्पीच है और कौन सा कंटेंट जो है वो वायलेंस को इंसाइट कर रहा है। तो ये जो डिसीजन है ये इंटरनेट कंपनीज के पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब क्या प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस लॉ को चेंज करने की कोशिश की है? यस, मई 2020 में उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला और कहा कि जो सेक्शन 230 के अंदर लीगल प्रोटेक्शन मिली है वो कुछ केसेस में लिफ्ट की जा सकती है और इंटरनेट कंपनीज को भी लाइबल बनाया जा सकता है जो उसके ऊपर कंटेंट शेयर करा जा रहा है, ठीक है। वो कौन से केस में बनाया जा सकता है? वो कह रहे हैं कि अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर समझ लो कि मैंने कुछ वॉयलेंट चीज़ पोस्ट कर दी, ठीक है, कोई कंटेंट मैंने पोस्ट किया, उसके बाद जो ट्विटर या फेसबुक है उनके पास ये राइट ऑलरेडी दे रखा है हमने कि वो उसको एडिट कर सकते हैं, उसको रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो उसको एडिट करने के बाद रिमूव नहीं करते या उसको के ऊपर एक्सेस रिस्ट्रिक्ट नहीं करते उस पर्सन का एक्सेस, तो ये माना जाएगा कि ट्विटर ने या फेसबुक ने उस कंटेंट को देखकर भी जान के अनदेखा कर दिया है, और वो जब उसको अनदेखा कर रहा है तो वो उसका पब्लिशर बन गया है, ठीक है। अगर मैं एक कुछ वॉयलेंट चीज़ लिखता हूँ, फेसबुक को किसी ने रिपोर्ट किया कि ये देखो ये चीज़ वॉयलेंट लिखी गई है, लेकिन फेसबुक ने उसको पढ़ा और कहा कि नहीं ये वॉयलेंट नहीं है, हम इस चीज़ को हटा नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब फेसबुक इज़ एंडोर्सिंग दैट थिंग, फेसबुक हैज़ बिकम पब्लिशर नाउ, कि वो इस चीज़ को पब्लिश कर रहा है, अपनी मर्जी से पब्लिश करने दे रहा है। तो इस केस में जो है ये जो सेक्शन 230 है वो लिफ्ट हो जाएगा और फेसबुक की जिम्मेदारी हो जाएगी या ट्विटर की जिम्मेदारी हो जाएगी कि वो अब पब्लिशर बन गया है, और इसलिए उसके ऊपर जो है अब वो जो लाइबिलिटी है उस टेक्स्ट की या उस जो कंटेंट की, अब वो उन कंपनीज़ के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो अब डिसाइड कौन करेगा? प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स जो है वो एक पटिशन डालेंगे फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन को और अटॉर्नी जनरल को, और वो कंडीशंस बताएंगे कि ऐसे कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसके अंदर इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को का जो है एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, या फिर जो ये हम ये कह सकते हैं कि जो कंटेंट है वो गुड फेथ में नहीं नहीं जो है वो अलाउ किया गया है, ठीक है। तो फिर उन केसेस में एक्शन लिया जा सकता है। तो जो ट्रंप हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप थे, उन्होंने सेक्शन 230 को ये कहा था कि जो है ये जो बाहर की कंट्रीज़ हैं वो डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए इसका यूज़ कर रही हैं। समझ लो कि चाइना में से कुछ ऐसा पोस्ट किया जाता है फेसबुक या ट्विटर पे, लेकिन हम उसको में फेसबुक और ट्विटर को लाइबल नहीं कर सकते। तो जो प्रेसिडेंट ट्रंप है वो कह रहे थे कि फॉरेन कंट्रीज़ जो है वो जान के मेरे खिलाफ लिखती हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मैं फेसबुक और ट्विटर को जो है सेक्शन 230 के अगेंस्ट उनके ऊपर एक्शन नहीं ले सकता, तो वो इसका मिसयूज़ करके मेरे खिलाफ डिस इन्फॉर्मेशन फैला रही हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं वो है 73rd आर्मी डे। तो 15 जनवरी 2021 को 73rd आर्मी डे सेलिब्रेट किया गया। इसमें हम अपने आर्मी के जो सोल्जर्स हैं उनको हम होमेज पे करते हैं, उनको हम ऑनर करते हैं,
और उनकी सेल्फलेस सर्विस और ब्रदरहुड के लिए। अब ये सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? इसको हर साल जनवरी 15 को सेलिब्रेट किया जाता है इन ऑनर ऑफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा जी के लिए, ठीक है। इसी दिन जो हमारे लास्ट ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे इंडिया के, उन्होंने अपनी जो जो गद्दी को छोड़ा था, और उसको जो है, जो हमारे जनरल फ्रांसिस बुचर जी थे, उनको हमारे जो लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा जी ने उस दिन ही रिप्लेस किया था, 15 जनवरी 1949 को ही, ठीक है। तो जब हमको सबसे पहले हमारे अपने इंडियन आर्मी चीफ मिले, तो उस चीज़ को हम सेलिब्रेट करते हैं 15 जनवरी 1949 से हम इस चीज़ को सेलिब्रेट करते आ रहे हैं कि ये हमारे लिए आर्मी डे है, ठीक है। और आर्मी डे जो है वो इसी दिन जो है हमारे के.एम. करियप्पा जी जो हैं उनको आर्मी का चीफ अपॉइंट किया गया था, ठीक है। और के.एम. करियप्पा जी ही हैं जिनको फर्स्ट ऑफिसर हैं जिनको हम रैंक ऑफ फील्ड मार्शल मिला है। तो फील्ड मार्शल का रैंक क्या होता है कि ये 5 स्टार जनरल थे हमारे, मतलब कि अनटिल जब जब तक कि इनके जो है ये डेथ नहीं हुई थी 94 की एज में, जब ये 1993 में डेड हुए हैं, तब तक ये रिटायर नहीं माने जा रहे थे। मतलब अब लिखो, ये करियप्पा जी रिटायर तो 1953 में हो गए थे, लेकिन जो वो उनका जो रैंक है वो उन्होंने अनटिल हिज डेथ रिटेन किया, क्योंकि वो फील्ड मार्शल थे। तो फील्ड मार्शल जो है वो एक 5 स्टार जनरल होते हैं, तो उन्होंने उस रैंक को अपनी डेथ तक जो है वो होल्ड किया है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम अपना, वो है थिरुवल्लुवर, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे थिरुवल्लुवर जी हैं उनको थिरुवल्लुवर डे पर उनको एक तरह से श्रद्धांजलि दी है। तो ये हम देख लेते हैं थिरुवल्लुवर जी कौन थे। जो इनको हम वल्लुवर भी कहते हैं, और ये एक सेलिब्रेटेड तमिल पोएट थे और फिलोसफर थे। इन्होंने थिरुकुराल, आपने सुना होगा, कुराल बहुत फेमस है, तो ये उन्होंने ही लिखा है। और ये एथिक्स पे, पॉलिटिक्स पे, इकोनॉमिक्स और लव के ऊपर एक बहुत बड़ी कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट है। और थिरुवल्लुवर जी जो हैं वो समटाइम्स बिटवीन 33rd एंड 11th सेंचुरी BC में ये जो है वो तब उस टाइम पर ये रहते थे। इनका ओरिजिन जो है, वल्लुवर जी जो है, ये कहा जाता है ऐसा कि वो मदुरई में रहे हैं और मयलीपुरम या फिर थिरुमलाई में रहे हैं, ये जो जिसको जो अब चेन्नई के आसपास है। लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि बहुत पुरानी बात है, इसके कोई हिस्टोरिकल ऐसे प्रूफ अभी तक हमको नहीं मिले हैं, ठीक है। अभी तक हमें ये भी नहीं पता है कि वो जैनिज़्म को बिलोंग करते थे या हिंदुइज़्म को बिलोंग करते थे, ठीक है। तो उनका हमारे पास एक स्टैचू है बनाया गया है, तो जो आपका जो तमिल लोग हैं उनको पता होगा कि ही इज़ वेरी फेमस इन तमिलनाडु। और जो उनकी थिरुकुराल है वो हमारे जैसे जिस लेवल पर हमारी जो भागवत गीता है उस लेवल पर जो है तमिल जो टेक्स्ट, एक तरह से उस लेवल का फेमस तमिल टेक्स्ट है वो, ठीक है। तो थिरुकुराल देख लेते हैं थोड़ा सा हम। 2000 साल से ज़्यादा जो है ये सर्वाइव कर रहा है ये टेक्स्ट, और ये एक कॉम्पैक्ट टेक्स्ट तमिल टेक्स्ट है। और इसके अंदर धर्म, अर्थ और काम के बारे में, तीनों के बारे में लिखा गया है। मतलब क्या हुआ, स्टेट क्राफ्ट, गवर्नेंस और एथिक्स, ये तीनों के बारे में इसके अंदर बहुत सारे टेक्स्ट लिखे गए हैं। और जो आपका एथिक्स का एग्ज़ाम है उसके अंदर भी आप इसको कोट कर सकते हो, इसके बहुत सारे वर्सेस हैं। तो इसका आप यूज़ कर सकते हो। और इसमें जो है जैसे गांधी जी के जो नॉन वायलेंस है, वो भी जो है कहा जाता है कि कुराल में से ही लिया गया है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा जो पर्सनल एथिक्स और जो स्टेट के लेवल पर एथिक्स होते हैं, उसको आरम जिसको कहा गया है, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो ये थिरुकुराल जो है एक बहुत ही फेमस टेक्स्ट है, ठीक है। तो दीज वर आर टॉपिक्स फॉर टुडे। प्लीज़ इसके ऊपर आप एमसीक्यूज़ कर लेना। अब इसमें एक एडिटोरियल मैंने शेयर किया आपके साथ, लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर इज़ ऑल्सो नाइस, बट दिस वन, वेकअप कॉल ऑन तिब्बत, ये ब्रह्मचलानी जी जिन्होंने आपने नाम सुना होगा, नहीं भी सुना तो कोई बात नहीं, बट वो बहुत एक अच्छे स्ट्रेटेजिक थिंकर हैं। उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, और ये आर्टिकल जो है वो इवन चाइना ने बड़ा कंडेम किया है, बट ये आर्टिकल बहुत अच्छा है, इसको आप प्लीज़ रीड ज़रूर करना। वेकअप कॉल ऑन तिब्बत, एक तिब्बत के ऊपर इंडिया की क्या पॉलिसी होनी चाहिए, ये उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज़ रीड दिस आर्टिकल ऑल्सो। विल मीट ऑन मंडे नाउ। अंटिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।